हेलो गाइस, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और डरावनी और मज़ेदार कहानी लेकर। आइए चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी पहली कहानी ढोलपुर गांव की है। यहाँ एक बहू की भटकती रूह ने अपने दहेज के लालची ससुराल वालों से अपनी मौत का बदला कैसे लिया, आइए जानते हैं। आधी रात का वक्त था। गांव में चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। गली में कुत्ते भौंकने लगे। तेजपाल जी का बड़ा बेटा अपने घर के अंदर से बोरी में खचेड़ते हुए कुछ ला रहा था, जो कि दिखने में ऐसा लगता था जैसे खून से सनी हो। वो उस बोरी को लाकर घर के आंगन में खुदाई कर गाड़ देता है। पीछे से तेजपाल जी और उनकी पत्नी जल्दी से आते हैं और बेटे की मदद कराने लगते हैं। वहीं बोरी को आंगन में दाबने के बाद मिट्टी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो गई थी, जिसे तेजपाल जी की पत्नी अपने हाथों से ठीक करने लगी और अपने पति और बेटे से कहती हैं कि तुम दोनों जाओ, बाकी काम मैं संभाल लेती हूँ। इतने में वो दोनों गए तो पीछे से उनका छोटा बेटा आ गया। ही जब छोटे बेटे ने अपनी माँ को रात के अंधेरे में मिट्टी में काम करते देखा तो उसने कहा, क्या बात है माँ, इतनी रात में क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा, और क्या करती, पौधे लगा रही हूँ। इस पर छोटे बेटे ने कहा, अरे माँ, इतनी रात में दिन तो हो जाने देती। तो माँ ने कहा, तुझे इससे क्या, तू जा चलकर मुँह हाथ धो, मैं अपने लाल के लिए खाना लगाती हूँ। अभी आज आप खाना लगाएंगी, लेकिन रोज तो भाभी खाना लगाती हैं, वो कहाँ है? इस पर माँ ने कहा, पता नहीं वो कहाँ है, सुबह से ही गायब है, कहकर तो गई थी अपने पिता के घर जा रही हो। तुम्हारा भाई देख के भी आया, लेकिन वो तो वहाँ पहुँची ही नहीं। सब सुबह से उसके चक्कर में परेशान है। और फिर छोटा बेटा बाकियों के पास घर में चला गया। और फिर वहीं अगले दिन जब छोटा बेटा फिर से अपने काम पर निकल गया तो पीछे से परिवार के तीनों सदस्य आपस में बात करते हुए बोलते हैं। माँ ने कहा, बेटा तूने बहुत ही अच्छा किया जो उस कलमुही को मार दिया। उसने तो हमारी ज़िंदगी हराम करके रखी थी, एक फूटी कौड़ी दहेज में न लाई। अपनी छोटी बहू को मारने के बाद तीनों बहुत खुश हो रहे थे। वहीं माँ कहती है, चलो बेटा, अब छोटे बेटे की शादी करवाने का समय आ गया है। देखते हैं कौन सी लड़की सही रहेगी जो अपने साथ खूब सारा दहेज लेके आए। तीनों किसी शैतान की तरह एक साथ मिलकर हंसने लगे और खुश होने लगे। और फिर तेजपाल ने अपने छोटे बेटे की शादी किसी ज़मींदार की लड़की से कर दी, जो कि अपने साथ दहेज में बहुत सारा पैसा लेके आई थी। और फिर आगे यहाँ पूरा गांव पहले से ही जानता था कि तेजपाल की फैमिली बहुत ही लालची किस्म की है। ऐसे में उनकी छोटी बहू भी इस बात को अच्छे से जानती थी। वहीं जब एक रोज़ उनकी छोटी बहू घर में काम कर रही थी तो उसकी सासू माँ आकर कहती है, अरे 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 बेटी, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? तो इस पर उनकी छोटी बहू कहती है, हाँ मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपके लिए इतना सारा दहेज जो लाई हूँ, ये काम तो उन लड़कियों का होता है जो अपने साथ ढेर सारा दहेज नहीं लाती हैं, गरीब घर की लड़कियाँ, है ना माँ जी? इस पर छोटी बहू की सासू माँ चिढ़ गई और जाकर इस पर अपने पति से शिकायत करने लगी। इस कल की आई छोकरी की ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, हर छोटी बड़ी बात में हमें ताने देती रहती है, ना जाने खुद को क्या समझती है। इस पर बड़े बेटे ने कहा, माँ आप कहो तो इसका भी वही अंजाम करूँ जो मैंने अपनी पत्नी का किया था। तो माँ बेटा बड़े ही शैतानों की तरह मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। तो उनकी ये बात
उनकी छोटी बहू सुन लेती है, जो कि कमरे के बाहर ही खड़ी थी। वो कमरे में अंदर पहुंचकर कहती है, ओह अच्छा, तो तुमने ही दीदी को मारा है। मुझे तो पहले से ही शक था। तो बहू की सासू माँ जी कहती हैं, तो क्या कर लेगी तू हमारा? अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरा भी अंजाम उसी की तरह होगा। तुझे भी हम भगवान के घर पहुंचा देंगे, समझी? तो छोटी बहू कहती है, चाहे आप जो भी कुछ कर ले, लेकिन मैं सबको ये सच बताकर ही रहूँगी। इतना सुनते के साथ ही वो तीनों पागल हो गए और छोटी बहू को जान से मार दिया और फिर उसे भी अपनी बड़ी बहू की तरह एक बोरी में बंद कर दिया। और जैसे ही अंधेरा हुआ, अंधेरे का मौका पाकर उन्होंने छोटी बहू को भी बड़ी बहू के बाजू में गाड़ दिया। छोटी बहू को मार तीनों बड़े ही खुश हो रहे थे, किसी राक्षस की तरह। वहीं एक बार फिर जब छोटा बेटा काम से लौटा तो माँ ने उसे पहले वाली ही पट्टी पढ़ाई और बोला कि तुम्हारी पत्नी तो अपने मायके गई है। इस पर छोटे बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वहीं तेजपाल जी का छोटा बेटा अगले रोज़ अपनी पत्नी से मिलने उसके घर गया तो मालूम हुआ कि वो तो घर आई ही नहीं है। वो बहुत ही हैरान था और परेशान हो गया। उसने अपने घर जाकर बताया तो माँ ने कहा, अरे हमें क्या पता कहाँ गई होगी, हमसे तो अपने घर के बारे में ही कह के गई थी। बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। तेजपाल जी के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी को गांव भर में और जगह जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर वो ज़िंदा होती तो मिलती ना। इन्हीं सब के बीच कुछ रोज़ गुजर गए और फिर वहीं एक रोज़ जब तेजपाल जी अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक ही एक बिल्ली खिड़की से आकर सीधा उन पर अटैक कर देती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो पास सोई उनकी पत्नी कहती है, अरे क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तो तेजपाल जी ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ल नज़र नहीं आती? देखो इस मनुष्य बिल्ली ने मेरा क्या हाल किया है। तो उनकी पत्नी कहती है, बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? मुझे तो कोई बिल्ली नज़र नहीं आ रही। अरे सो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तेजपाल जी ने देखा कि कमरे में सच में कोई बिल्ली नहीं थी और उनका चेहरा भी ठीक ठाक था, तो उन्हें लगा शायद ये उनका कोई सपना ही होगा। वहीं कुछ देर बाद जब वो वापस से सो गए तो उनकी आंखें फिर से खुली और जैसे ही खुली तो उन्होंने अपनी छोटी बहू को कोने में खड़े देखा। वो देख चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे, भूत भूत भूत। तो अचानक उनकी पत्नी फिर उठी और उन्होंने भी देखा कि कमरे में सच में उनकी छोटी बहू का भूत खड़ा है। दोनों पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे कि तभी दोनों बेटे उस कमरे में दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं है। दोनों बहुत ही बुरी तरह डर चुके थे। वहीं अगली सुबह तीनों मिलकर मीटिंग करते हैं कि उनकी छोटी बहू का भूत जाग उठा है और अब वो उनसे ज़रूर बदला लेगा। ऐसा सोच सास ससुर बहुत ही डर रहे थे। तो इस पर उनका बड़ा बेटा कहता है, अरे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटा तूने नहीं देखा इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है, लेकिन सच में छोटी बहू का भूत आया था हमारे कमरे में और अब वो हम तीनों को ज़रूर मारेगा। और फिर वहीं रात गई जब उनका बड़ा बेटा आराम से अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक कुछ आवाज़ें सुन उसकी नींद खुली। तो उसने अंधेरे कोने में छोटी बहू का भूत देखा तो वो घबराकर अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर जाने लगा। तो इस पर छोटी बहू के भूत ने कहा, तुम लोगों ने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर किस तरह तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे हाथों मरवा दूंगी और फिर तुम्हें भी मार दूंगी। बड़ा बेटा घबरा गया और कहने लगा, नहीं, तुम मेरे हाथों मेरे माता पिता को नहीं मरवा सकती हो, ये गलत है। तो छोटी बहू के भूत ने कहा, इसमें क्या गलत,
तुम जैसे पापियों के लिए तो यही सज़ा है। और फिर धुआं बन छोटी बहू बड़े बेटे के शरीर में प्रवेश करती है और पास पड़े एक डंडे को उठाती है तो अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच छोटी बहू का भूत अपने सास ससुर से इंतकाम लेने के लिए उन्हें उसी डंडे से मारकर जान से ख़त्म कर देता है। और कुछ ही देर में वो अपने जेठ जी को भी मार ख़त्म कर देती है और इस तरह उसका बदला पूरा हो जाता है। वहीं अगली रोज़ जब छोटा बेटा घर में मातम मना रहा था तब उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई दी तो छोटी बहू के भूत ने अपने पति को उसके परिवार की सारी हकीकत बताई और ये भी बताया कि किस तरह उसने उनको ख़त्म कर अपना बदला पूरा किया है। अपने दिल की बात अपने पति को बताकर वो इस दुनिया से मुक्ति पा लेती है और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये कहानी सज्जनपुर गांव की है। यहाँ विष्णु नाम के एक इंसान को जब देर रात एक आत्मा मिली तो आइए जानते हैं फिर उसके साथ आगे क्या घटा। एक रोज़ की बात है। पिताजी के कहने पर विष्णु 2 दिन पहले अपने चाचा जी से मिलने उनके गांव गया था। वहीं 2 दिन बाद जब विष्णु चाचा जी के गांव से लौट रहा था, विष्णु को लौटते हुए अंधेरा हो गया। यहाँ रास्ते में विष्णु को एक औरत मिली जो कि उससे लिफ्ट मांग रही थी। उस औरत को देख विष्णु ने तुरंत ही अपनी साइकिल रोक दी और कहा, क्या बात है, आपको कहीं जाना है? इस पर उस औरत ने कहा, हाँ, मुझे आगे सज्जनपुर जाना है। तो इस पर विष्णु ने कहा, अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, आइए आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए और मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। उस औरत ने घूंघट किया हुआ था। वो विष्णु के कहते ही साइकिल पर बैठ गई और फिर विष्णु ने साइकिल वापस से शुरू कर दी। चलते चलते कुछ दूर अचानक ही विष्णु की साइकिल पहले से भारी होने लगी। उसे चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि अचानक वो एकदम से हल्की हो गई। तो विष्णु फिर परेशान हो गया और उसने साइकिल रोकी और वो पीछे मुड़कर क्या देखता है कि वो औरत अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गई है। ये देख विष्णु बहुत ही हैरान था और परेशान होकर यहाँ वहाँ उस औरत को देखने लगा कि तभी एक धुआं काले रंग का विष्णु से टकराया और अचानक ही विष्णु में समा गया। उसके बाद अचानक ही विष्णु की आंखें लाल रंग में बदल गईं और फिर विष्णु जब अपने घर पहुंचा तो जैसे ही घर में घुसता है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं उसके चाचा जी के बारे में, और बेटा बताओ तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं, सब राजी खुशी तो है ना? तो उनका बेटा बिना कुछ भी जवाब दिए अपने कमरे की ओर चला गया। तो माताजी कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, बेचारा थका आया है, जाओ बहू तुम जाकर उसके लिए बिस्तरा लगा दो, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होगा। और फिर विष्णु की पत्नी कमरे में अंदर आई तो वो चारपाई बिछाकर उस पर बिस्तरा करने लगी। तो विष्णु ने अकड़ते हुए कहा, जल्दी करो, दिखाई नहीं देता मैं कितना थका हुआ हूँ? तो पत्नी कहती है, हाँ हाँ लगा तो रही हूँ, लेकिन आप एक बात तो बताइए, आज आपने पिताजी के किसी भी सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो कितने परेशान हैं अपने भाई के लिए। विष्णु अपनी पत्नी से कहता है, ज़्यादा बकवास मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। तो पत्नी कहती है, अरे रात का खाना नहीं खाएंगे क्या? आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का मुर्गा बनाया है। इस पर विष्णु कहता है, अच्छा तुमने आज मेरी पसंद का मुर्गा बनाया है, फिर तो मैं ज़रूर खाऊंगा। वहीं जब
पूरा परिवार एक साथ मिलकर घर में बैठ नीचे खाना खा रहा था, तो विष्णु के पिताजी देखते हैं कि उनका बेटा विष्णु किसी जंगली की तरह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर खाना खा रहा था। इस पर विष्णु जी के पिताजी ने कहा विष्णु से, ये सब क्या है? तमीज़ में बैठकर खाओ, जल्दबाजी कैसी है? विष्णु ने अपने पिता की बात सुनी तो सही, लेकिन उस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा और वो अपने दोनों हाथों से लगातार खाना खा रहा था, जिसे देख उसके पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस पर उसकी माताजी समझाते हुए कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रहा है। तुम्हारे भाई ने बिल्कुल भी मेरे बेटे को अच्छा खाना नहीं दिया होगा, तभी वो ऐसा कर रहा है। तो पिताजी ने कहा, बेकार की बात मत करो, तभी तो ये वहाँ 2 दिन रुक कर आया है, वो भी अपनी मर्जी से, जहाँ तो लाट साहब जाने को ही तैयार नहीं थे। विष्णु की माताजी पिताजी से कहती हैं, अरे बस भी कीजिए, कब तक आप यही सब बातें करते रहेंगे? मेरे बेटे को अच्छे से खाने दीजिए। और फिर इस तरह सभी खाना खा पी कर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और फिर इसी तरह विष्णु को भूतग्रस्त हुए 2 से 3 दिन गुजर चुके थे और किसी को भी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि विष्णु इस वक्त भूतग्रस्त हो चुका है। एक औरत की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा किए बैठी है। यहाँ विष्णु उस रोज़ के बाद अपने परिवार से कटा कटा रहने लगा। उनकी किसी भी बात का सही से जवाब ना देना जैसे उसकी आदत सी हो चुकी थी, जिससे सभी लोग बड़े ही नाराज़ हो चुके थे। वहीं एक रात जब विष्णु की पत्नी उससे कुछ कहना चाह रही थी, तो विष्णु उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसकी पत्नी वापस से उसके पास पहुंचकर कुछ कहना चाहती है, तो इससे विष्णु गुस्सा हो जाता है और अचानक ही उसकी आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला पकड़ कहता है, अगर तूने फिर से इसके करीब आने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूँगी। इतना सुनते ही विष्णु की पत्नी अचानक से घबरा जाती है। जैसे ही विष्णु उसका गला छोड़ता है तो वो कमरे से बाहर निकल आ जाती है। विष्णु की पत्नी जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो अपने सास ससुर को बाजू में खड़ा देखती है, जो कि उसे इशारे से चुप रहने को कहते हैं और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर कहते हैं कि बहू, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ हमने सब देख लिया है। विष्णु पर ज़रूर कोई बुरी आत्मा का साया है, तभी उसने ऐसा किया है, नहीं तो हमारा विष्णु कभी ऐसा नहीं था। विष्णु की पत्नी अपने सास ससुर से कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो कभी ऐसे नहीं थे। आजकल उनका बर्ताव भी हम सभी के साथ कैसा अजीब सा हो गया है। हर बात पर गुस्सा करने लगते हैं, उनसे कुछ भी कहो तो जवाब नहीं देते हैं। ज़रूर उन पर कोई बुरा साया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे हम उनको बचाएंगे उस बुरे साए से? विष्णु के पिताजी अपनी बहू से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम कल ही इस बात का समाधान निकालेंगे। हम हमारे यहाँ के पंडित जी से मिलेंगे, अब वही हैं जो हमें कुछ आगे रास्ता दिखा सकते हैं। और फिर इस तरह विष्णु के सुबह घर से निकल जाने पर तीनों मिलकर मंदिर के पंडित जी से मिलते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो कि उनके घर आकर विष्णु को उस आत्मा से मुक्ति दिला सकता है। इस पर विष्णु की माताजी कहती हैं, आप जो भी कुछ कीजिए, लेकिन हमारे बेटे को बचा लीजिए। और फिर पंडित जी उन्हें उस तांत्रिक से मिलाते हैं, तो वो तांत्रिक कहता है, बच्चा चिंता मत करो, आज रात हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे उस बेटे को उस आत्मा से ज़रूर मुक्ति दिलाएंगे। और फिर जैसे ही रात हुई, तांत्रिक विष्णु के घर पहुंचता है और देखता है कि विष्णु बड़े ही आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो वो विष्णु को बुलाता है,
तो विष्णु आने से इनकार कर देता है और गुस्से में विष्णु उठकर कहता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे इस शरीर से बाहर निकाल देगा? तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। और तभी अचानक ही विष्णु एक भयानक रूप ले लेता है, जो कि उस औरत का रूप था जिसने उस पर कब्ज़ा किया था। उसके बाल अचानक से ही बढ़ने लगे थे और नाखून भी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो चुका था। पूरा परिवार डर कर पीछे हट जाता है। तब तांत्रिक अपने झोले से एक भभूत निकालता है और विष्णु पर फेंकता है, तो विष्णु अचानक से ही नॉर्मल हो जाता है। तब वो तांत्रिक उसके चारों ओर एक घेरा बना देता है ताकि वो आत्मा कहीं भाग ना सके। और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है और उस पर कुछ भभूत भी छिड़कता है, जिससे वो आत्मा विष्णु के शरीर से निकल जाती है, जिससे विष्णु को पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है। तांत्रिक के किए हुए काम से सभी परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं विष्णु भी तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो उसका पूरा परिवार उसे संभाल कर चारपाई पर लेटा देता है। तांत्रिक कहता है, तुम लोग अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। जो उसकी सही जगह थी वो वहाँ जा चुकी है। तो विष्णु के पिताजी कहते हैं, आपका बहुत ही धन्यवाद। इतना कहते ही तांत्रिक वहाँ से निकल जाता है। कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दंगलपुर गांव में ये घटना गांव के रहने वाले एक लड़के सूरज के साथ घटी थी। कुछ यूं, एक रोज़ की बात है। सूरज हमेशा की तरह अपने काम से देर रात घर लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वहीं सूरज जब अपनी साइकिल से घर लौट रहा था कि तभी उसने रास्ते के एक तरफ एक लड़की को बेहोशी हालत में पड़े देखा। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल रोक दी और जाकर उस लड़की को देखा, तो उसने देखा कि वो लड़की बेहोश है। तो फिर वो उस लड़की को किसी तरह अपने घर लेकर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? इस पर सूरज ने अपनी माँ से कहा, माँ पता नहीं, मैं तो रास्ते से घर लौट रहा था कि तभी इस लड़की को मैंने बेहोश देखा। माँ मैंने क्या अच्छा किया जो मैं इसे यहाँ ले आया। इस पर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अच्छा ही किया तुमने जो इसे यहाँ लेकर आ गए। वहीं जब अगले दिन उस लड़की को होश आया तो पता चला कि उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। शायद उसकी याददाश्त चली गई थी। क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी मालूम नहीं। इस पर वो लड़की उन्हीं के साथ रहने लगी। कुछ रोज़ हुए ही थे कि गांव वालों के कहने पर सूरज ने उस लड़की से शादी कर ली। यहाँ सूरज भी मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा था और वहीं उसने उस लड़की का नाम राधा रख दिया। यहाँ सूरज और राधा की गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चल रही थी कि वहीं एक रोज़ जब राधा अपने किचन में खाना बना रही थी कि उसने अचानक ही अपने हाथ को गर्म पानी में डाल दिया। तो वहीं ये सब देखने वाली सूरज की चाची बड़ी ही हैरान हुई, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। चाची वहीं बाजू के मकान में रहती थी। चाची अपने घर जाकर अपने पति को ये सब बताती है तो उनके पति कहते हैं, कैसी बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। इस पर चाची ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद राधा को अपने आँखों से उस गर्म पानी के बर्तन में हाथ डालते देखा था। भला कोई एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? ज़रूर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और फिर चाची जी ने ये बात सूरज की माँ से भी बता दी। तो दोनों मिलकर एक पंडित जी से मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि राधा
कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। दोनों बहुत ही घबरा चुकी थी कि अब क्या किया जाए। वो सोच रही थी अगर वो सूरज को ये बात बताती भी है तो क्या सूरज उनकी बात को मानेगा। दोनों बड़ी ही परेशान होकर बैठ गई। यहाँ सूरज की चाची और उसकी माँ जब मंदिर से बाहर आई तो उसकी माँ ने कहा कि चलो चलकर सब्ज़ी खरीद लाते हैं, क्योंकि यही कहकर घर से निकली हूँ अगर सब्ज़ी लेकर घर नहीं पहुँची तो बहू बेटा शक करेंगे। तो इस तरह वो दोनों बाज़ार पहुँची सब्ज़ी खरीदने के लिए। यहाँ बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। दोनों फुसफुसाते हुए एक दूसरे के सामने बातें करने लगी। तो सूरज की माँ ने कहा, आखिर अब हम इस डायन से पीछा कैसे छुड़वाएं? अगर मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी की तो वो तो मुझे गलत समझेगा, क्योंकि वो तो उस डायन के प्यार में पूरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में क्या किया जाए? तो सूरज की चाची ने कहा, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा, नहीं तो सूरज को ऐसे उस डायन के चुंगल में हम नहीं देख सकते हैं। न जाने आगे चलकर वो उसके साथ क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं। और जब दोनों घर पहुंची तो सूरज ने कहा अपनी माँ से, माँ आप कहाँ रह गई थी? कितनी देर से आपकी बहू आपका इंतज़ार कर रही है। घर में कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए सब्ज़ी चाहिए थी। इस पर उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा सब्ज़ी ही ले रही थी, ये लो सब्ज़ी और सभी के लिए खाना बना लो। अगले दिन सूरज की चाची फिर से पंडित जी से मिलकर लौटी और उन्होंने सूरज की माँ को बताया कि पंडित जी ने कहा है कि वो अपनी बहू को लेकर पास के खंडर में आ जाए। वो वहाँ उस डायन को अच्छे से सबक सिखाएंगे ताकि वो सूरज की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो इस पर सूरज की माँ ने कहा, ठीक है ये काम हम आज ही करते हैं, क्योंकि सूरज एक दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा है। सूरज अपने जा चुका था तो उसकी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू हमें किसी रिश्तेदार से मिलने चलना है, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर हम भी चलते हैं। इस पर उनकी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी हम चलते हैं, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर उनकी बहू जल्दी से तैयार हुई और उनके साथ चल दी। वहीं रास्ते में उन्हें चाची जी भी मिल गई और फिर वो तीनों पंडित जी के बताए ठिकाने पर मिलते हैं। वहाँ उनकी बहू देखती है कि पहले से ही पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे। उस जगह पहुँचते ही उनकी बहू यानी उस डायन को पंडित जी के इरादों के बारे में जैसे ही भनक पड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तो दोनों ने उन्हें पकड़ लिया। पंडित जी बोले, इसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसे बताता हूँ। और फिर जैसे ही सूरज की चाची और माँ उस डायन को पंडित जी के सामने लेकर गई तो पंडित जी ने अपनी पोटली से कुछ बहुत जैसा निकाला, जो कि उन्होंने उस डायन पर छिड़क दिया। वो डायन अचानक से ही अपने असली भयानक रूप में आ गई, जिसे देख सूरज की चाची और उसकी माँ उस डायन से 10 कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा, तू जहाँ से भी आई है वहीं चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। डायन ने कहा, मैं सूरज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। इस पर पंडित जी ने कहा, डायने कब से इंसानों से प्यार करने लगी? देख तू झूठ मत बोल, तू अभी के अभी सूरज को छोड़कर चली जा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। डायन अपने गुस्से में पंडित जी को मारने के लिए बढ़ने लगी। पंडित जी ने अपनी बंदूक से उस पर फिर से वार किया तो डायन अचानक से ही वहाँ से गायब हो गई। पंडित जी नहीं जानते थे कि वो डायन अचानक ही कहाँ गायब हो गई है। सो वो वापस मंदिर चले गए। वहीं
सूरज की चाची और उसकी माँ जब घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो डायन रूपी बहू उनके घर में ही थी। साथ ही उन्होंने देखा कि सूरज भी वापस आ गया था। सूरज से पूछा तो उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं वापस आ गया। मेरी तबीयत रास्ते में बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं जल्दी ही वापस आ गया। और वैसे आप दोनों इतनी रात में कहाँ घूमती फिर रही हैं? आपको ज़रा भी चिंता नहीं है अपनी? चलिए घर में अंदर चलिए, आपकी बहू कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। इस पर सूरज की माँ ने अपने मन में कहा, ये और मेरे लिए परेशान होगी, इसका बस चले तो मुझे ज़िंदा निकल जाए डायन कहीं की। अपनी माँ को सोचते हुए देख सूरज ने कहा, क्या बात है, आप कुछ सोच रही हैं? इस पर उसकी माँ ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रही, चलो अंदर चलकर आराम करते हैं, बहुत रात हो चुकी है। वहीं अगली सुबह सूरज को लेकर घर के बाहर निकल गई और अपनी बहू से बचकर उसने सूरज को राधा के बारे में सारा सच बता दिया। जैसा कि सूरज की माँ ने सोचा था, उसके बेटे ने ज़रा भी यकीन नहीं किया। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज रात 12 बजे के बाद तुम देखना कि बहू क्या करती है। आज रात अमावस्या की रात है, तुम उस पर ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। और वहीं देर रात जब राधा और सूरज सो रहे थे कि तभी सूरज ने देखा राधा अचानक ही बिस्तर से खड़ी होकर घर से बाहर जाने लगी। तो सूरज भी दबे पांव उसके पीछे चल दिया। और फिर वहीं राधा चलते 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 गांव के पास एक पुराने खंडर में पहुंची। तो सूरज भी उसके पीछे पीछे उस खंडर में पहुंचा। राधा को ज़रा भी खबर नहीं थी कि सूरज उसके पीछे ही है। वहां जाकर सूरज ने देखा कि राधा अचानक ही अपना रूप बदलकर एक भयानक डायन बन चुकी है। तो उसे अपनी माँ की कही बात का यकीन हो गया। वहीं सूरज राधा रूपी डायन के पास पहुंचा और जाकर बोला कि डायन, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो डायन सूरज को जान से मारने के लिए उस पर लगी। इससे पहले कि वो उसे मारती, पीछे से सूरज की माँ, चाची और जीजी को लेकर वहाँ आ गई। सूरज की माँ ने फटाफट उस डायन के बाल काटे और जला दिए, जिससे वो डायन वहीं के वहीं जलकर राख हो गई। और इस तरह सूरज को उस डायन से छुटकारा मिल गया। सूरज बहुत ही दुखी था कि उसकी पत्नी अब नहीं रही थी। भले ही वो एक डायन थी, लेकिन सूरज ने उससे सच्चा प्यार किया था। ये कहानी चिरोली गांव की है। यहाँ एक ज़मींदार के घर में जब उनकी नई बहू रेनू आई तो उसका सामना एक अतृप्त आत्मा से हुआ। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। कुछ ही रोज़ पहले रेनू की शादी गांव के ज़मींदार के बेटे लक्ष्मण से हुई थी। रेनू का बर्ताव पूरे ससुराल वाले बहुत ही पसंद कर रहे थे। उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा और नर्म स्वभाव का था। वहीं एक रोज़ लक्ष्मण ने देखा कि उसकी पत्नी हर रोज़ घर के एक बंद कमरे में खाना लेकर जाती है। वो इस बात को कुछ समझ नहीं पाया। तो उसने एक रोज़ अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर वो वहाँ किसके लिए खाना लेकर जाती है। तो पत्नी ने कहा कि वो लक्ष्मण की दादी के लिए वहाँ खाना लेकर जाती है। तो इस पर लक्ष्मण बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसकी दादी को मरे तो काफ़ी समय बीत चुका था। तो फिर रेनू ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। तो इसलिए वो रेनू के साथ उस कमरे में गया। तो रेनू ने भी देखा कि उस कमरे में तो दादी है ही नहीं। वो बहुत ही हैरान थी और परेशान हो गई। यहाँ लक्ष्मण ने अपने माता पिता को
रेनू से कई बात बताई तो उन्होंने कहा कि शायद रेनू को कोई वहम हुआ होगा। तो बहू रानी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई वहम नहीं है, मैं रोज़ वहाँ दादी के लिए ही खाना लेकर जाती हूँ। तो सारा परिवार परेशान हो गया। इस पर लक्ष्मण के पिताजी ने अपने एक पंडित जी को ये बात बताई तो उन्होंने देखकर बताया कि उनके घर में कोई अतृप्त आत्मा है जो रेनू को झूठ बोलकर मिलती है दादी के रूप में। इसी के साथ पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा रेनू को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हमें उस आत्मा को आपके घर से निकालना होगा किसी भी हाल में, नहीं तो आपकी बहू की जान भी जा सकती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और फिर वो पंडित जी की बात मान पंडित जी को अपने साथ अपने घर लेकर पहुंचते हैं। अंधेरा हो चुका था, रात के 12 बजने वाले थे। आसमान में बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। तभी पंडित जी जब घर में पहुंचते हैं तो उन्हें घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू का एहसास होता है। तो वो समझ जाते हैं जो कि उन्होंने देखा वो सब सच ही था। इस घर में सच में एक अतृप्त आत्मा है, तो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई खास विधि करनी ही होगी। तो वो उस जगह जाते हैं जहाँ रेनू ने उस आत्मा को देखा था। तो वो वहाँ जाकर उस कमरे में कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं। उस कमरे में जो भी नेगेटिविटी थी उसे दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच अचानक ही पास खड़ी रेनू अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जैसे उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। ये देख पूरा परिवार परेशान हो जाता है और रेनू को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू किसी के भी संभाले से नहीं संभल रही थी। इस पर पंडित जी कुछ मंत्र के साथ गंगा जल रेनू पर छिड़कते हैं तो रेनू तभी के तभी शांत हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। तो पंडित जी कहते हैं, लक्ष्मण, तुम इसे कमरे में ले जाओ। यहाँ तेज़ तूफान आने की आशंका हो चुकी थी और फिर पंडित जी अपने झोले से 4 कीले निकालते हैं और लक्ष्मण के पिताजी से कहते हैं कि उन्हें मिलकर घर के चारों कोनों में ये कीले गाड़नी होंगी ताकि वो अतृप्त आत्मा दोबारा इस घर में प्रवेश ना कर सके। उन्होंने उस आत्मा को उस दौरान तो भगा दिया है, लेकिन अब वो दोबारा आए इससे पहले उन्हें वो कीले गाड़नी होंगी। ऐसा सुन सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत कर जल्द से जल्द 4 कोनों में वो कीले गाड़ने के लिए लग जाते हैं कि तभी थोड़ा तूफान आ जाता है जिससे लोग परेशान होने लगे थे और तभी चारों कीले गाड़ सभी को दिल में सुकून महसूस होता है और शांति मिलती है। तो पंडित जी कहते हैं, अब चिंता की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन कीलों के गड़ने के बाद अब सब सही हो। रेनू को उस आत्मा से मुक्ति मिल जाती है, साथ में उस परिवार को भी, और फिर उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हॉरेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी हॉरेबल वीडियो वक्त पर लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।